वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि जो समाज, जो देश, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता है, वो पूरी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले भारत के सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस की अगर बात की जाए, तो नाम आता है आईआईटीज़ का और एनआईटीज़ का, और जहाँ पहुँचना बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है। एनआईटीज़ पहुँचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम के थ्रू आफ्टर क्लास 12th, और एक रास्ता हो सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन निमसेट के एग्ज़ाम के थ्रू। बहुत सारे बच्चे जो सपना देखते हैं एनआईटीज़ पहुँचने का, लेकिन आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाने के कारण पहुँच नहीं पाते। उनके पास एक रास्ता और हो सकता है निमसेट एग्ज़ाम के थ्रू एनआईटी पहुँचने का। एक बहुत पुरानी सेइंग है कि किसी भी दुश्मन से लड़ने से पहले उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का आकलन कर लेना चाहिए, उसके बारे में जान लेना चाहिए। और ऐसे में ज़रूरत पड़ती है एक योग्य गुरु की, जो आपको बता सके कि कैसे इस रास्ते पर जाना है और कहाँ तक जाना है। ऐसे ही गुरु की तलाश में मैं आप पहुँचा हूँ आईएनपीएस क्लासेस नितिन अग्रवाल सर के पास, जो निमसेट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पिछले 22 सालों में हज़ारों बच्चों को पढ़ाया होगा और 4000 से ज़्यादा बच्चों को एनआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भेजा होगा एमसीए करने के लिए। माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष कृष्णा एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स for different competitive examinations for last 20 years. So my purpose is to provide easy solutions to students. एमसीए के लिए, निमसेट एग्जाम के लिए अभी 5 महीने का समय है। इन 5 महीनों में इसकी तैयारी हो सकती है या नहीं, और हो सकती है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, आइए जानते हैं नितिन अग्रवाल सर के साथ। बिल्कुल आशुतोष सर, विद इन 5 मंथ 6 मंथ बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है निमसेट एग्ज़ाम में, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। इवन बच्चों ने दिसंबर जनवरी में ज्वाइन करके अंडर 200 रैंक, अंडर 100 रैंक, अंडर 50 रैंक तक भी अचीव करा है विद इन 5 मंथ प्रिपरेशन करके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी हमसे कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने एमसीए कंप्लीट करा, आज की डेट में बहुत अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अंडर 50 तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स हैं नितिन सर। मैं सोचता हूँ कि आप मिल ही गए हैं तो मैं डाउट्स खत्म ही कर लूँ अपने। मेरा जो सबसे पहला जो बिलीफ है, मे बी मैं सही हूँ कि गलत मुझे नहीं पता, मेरा पहला बिलीफ है कि हर काम से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चा अब निमसेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहा हो तो क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे? बच्चों, प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले जो काम इनको करना पड़ता है, बेसिक काम हमें करना पड़ता है काम स्टार्ट करने से पहले। तो सर, प्री रिक्विजिट्स क्या है इसके? अब अगर बच्चा इस टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, इधर वो सेल्फ स्टडी करे या किसी कोचिंग की हेल्प ले या टेस्ट सीरीज वटेवर, तो एटलीस्ट उसका 9th-10th लेवल का मैथ्स उसका क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ज़ीरो हो। कैलकुलेशन आने चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशंस आने चाहिए। उसके अलावा अगर 11th-12th की मैथ्स है तो वो आराम से करी जा सकती है विद इन 5 मंथ्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे ज़्यादा जो फोबिया है बच्चों में मन, वो मैथमेटिक्स को लेकर रहता है। हालांकि मैं तो कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि संसार का सबसे ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि फोबिया सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में मैथ्स को लेकर के हैं। फेल सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ्स को लेकर के हो रहे हैं, तो मैथ्स को एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो क्या ये 5 महीने का समय सफिशिएंट है सारे मैथमेटिक्स को करने के लिए? बिल्कुल सर, एक्चुअल में ये जो बीमारी है वो एक तरह का वायरल फीवर है। जब 4 बच्चे बोलते हैं ये मैथ्स नहीं समझ में आ रही, तो बाकी 10 को और नहीं समझ में आती है। तो बेसिकली इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें लग करके प्रैक्टिस करनी होगी, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज अगर प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होती है। और मेरा मानना है कि मैथ्स से आसान सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अगर हमसे आप बोलेंगे मैथ्स की पूरी थ्योरी पढ़ाने के लिए, तो विद इन 15 क्लास हम पूरी थ्योरी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें समय लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो प्रॉब्लम्स के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। लोगों की बातों में नहीं जाना है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एक बार आप इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करते हैं एक अच्छे मेंटोर के अंदर में, तो बहुत आराम से चीज़ें करी जा सकती हैं। और एक बार जब फ्लो बन जाता है, क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर बहुत मज़ा आता है मैथ्स करने में। नहीं, ये तो है, मैथ्स मैंने भी पढ़ी है। और ये आप बात बिल्कुल सही है सर कि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे।
लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि प्रैक्टिस से पहले एक सही मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस जैसे कि एक सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है। मैंने कहा प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस इन अ राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू नीड अ राइट मेंटोर फर्स्ट बिफोर स्टार्टेड प्रैक्टिस। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बात करी कि मैथ सीधी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मैथ्स के अलावा और क्या-क्या सब्जेक्ट्स आते हैं इस पेपर? मैथ्स के अलावा सर एक्चुअल जो मेन फोकस है पेपर का वो मेजर पोर्शन मैथ्स का है। आउट ऑफ 1000 मार्क्स 600 मार्क्स का मैथ्स आता है। ओके, इसके अलावा 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एलआर और क्वांट के होते हैं, जिसका वेटेज जो होता है वो 240 मार्क्स का होता है। एंड देन 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहते हैं, एंड देन फाइनली 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। तो मेनली वेटेज 60% ऑफ पेपर मैथ्स पे बेस्ड रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज पिछले 16-17 सालों का एवरेज अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट 25 से 30 क्वेश्चन कर लेता है तो 100% सिलेक्शन है, बिकॉज रीजनिंग और कंप्यूटर इजीली करा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये पेपर आईआईटी जेईई के कंपैरिजन में ईज़ी पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आपको पढ़नी होती है, यहाँ पर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। इसका ओके सर, एक चीज़ और भी है, जैसे बच्चे मुझसे बहुत सारे एक सवाल पूछते हैं, तो एक सवाल आता है कि कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? तो क्या जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर्स में होता है कि कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, किसी भी टॉपिक से कुछ भी आ सकता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा है? या फिर सिलेबस वेल डिफाइंड है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं क्या बच्चों को? बिल्कुल बता सकते हैं सर। पिछले 17 सालों से जो एवरेज पेपर का निकलता है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वेक्टर से पूछे गए। वेक्टर्स ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आप मान के चलें, वेक्टर से सात तक, इवन 9 क्वेश्चंस तक भी ओवरऑल पूछे जा चुके हैं। ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। देन प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत है, प्रोबेबिलिटी से भी 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वेटेज बहुत है। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं, और सब तरह की सारी एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग इस चैनल पे कर चुके हैं। अब इसका क्या वेटेज है, बच्चे जो चाहें तो वहाँ पे एनालिसिस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। एंड देन इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग, एलआर और क्वांट सेक्शन की, तो वहाँ पजल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पजल्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा कम है, रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया कि मैथ्स आने वाली है और थोड़ा सा क्वांट और रीजनिंग आने वाला है। मेरा जो आज का मेन प्रश्न है वो ये है कि 5 महीने का समय बचा है। तो 5 महीने में क्या बच्चों के लिए कोई टाइम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं कि आने वाले किस टाइम पे कितना-कितना आपको पढ़ना है, फिर कैसे-कैसे कोर्सेज़ को ख़त्म करना है, ये सारा एक बना सकते हैं क्या? दूसरा जो मेरा सवाल मन में चल रहा है वो ये है कि जो मैथमेटिक्स है क्या उसको हमको रैंडमली पढ़ना चाहिए, या कोई सीक्वेंस है कि पहले इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए फिर इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा अगला टॉपिक थोड़ा सा ईज़ी हो जाए? तो बीइंग एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, और काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है। किस सर तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत बच्चों से आया, इसीलिए मैंने आप तक पहुँचाया है क्वेश्चन। तो मेनली ये है कि मेन मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स का है। तो जैसा हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराते हैं बच्चों को, मंडे टू फ्राइडे हम सजेस्ट करते हैं उनको सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस करें, ओके। और सैटरडे संडे वो रीजनिंग, एलआर, क्वांट और कंप्यूटर पे फोकस करें। और क्लासेस भी हमारे यहाँ इसी पैटर्न पे चलती हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो ये था कि क्या पोर्शन होना चाहिए। तो मैथ्स में सबसे पहले अगर आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आपको बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, मॉड फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको अलजेब्रा पे जंप करना है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, बाइनोमियल, एंड देन आप कैलकुलस पे जंप कर सकते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, इस तरह से बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग आपको अलजेब्रा से करनी चाहिए, और इवन स्टार्टिंग आपको बेसिक मैथ से करनी चाहिए। तो ये एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ाई का। और इसी तरह से हम लोगों ने जो रिकॉर्डेड कोर्स भी बना रखा है उसमें भी यही पैटर्न है। इवन आप जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइंट हैं उनको हमने एक बेसिक मैथ्स का अलग फोल्डर बना रखा है। ओके। उसमें मोर देन 125 वीडियोज़ हैं जो आपके 6 से लेके 12 तक की पूरी बेसिक मैथ्स कवर करते हैं। अगर किसी भी बच्चे ने वो सारी वीडियोस कवर कर ली हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स के चांसेस फिर ख़त्म हो जाते हैं।
तो मैथ्स में बेसिकली सर प्रॉब्लम यही रहती है बच्चों की, सिली मिस्टेक्स। आता कई बार बहुत कुछ है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस। गुड सर। सर ऐसे कि हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो सर भी यही बात बोल रहे हैं कि सबसे पहले बेसिक्स पे काम कर लीजिए, अपने नींव पे काम कर लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एक बिल्डिंग तैयार कीजिए। सर सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं है, अभी मैं एक बच्चे को काउंसिल कर रहा था जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था और उसका मैथमेटिक्स में बहुत बुरा हाल था। तो वैसे नीट के बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में आना ही नहीं है, लेकिन उस बच्ची का बार बार सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि फिजिक्स नहीं कर पा रही थी, और फिजिक्स इसलिए नहीं कर पा रही थी बिकॉज उसको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पता नहीं था। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत सारी जगह पर आपके काम आने वाला है। तो सर जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसको 5 महीने पे प्रिपेयर किया जा सकता है, मेरा सवाल एक और ये है आपसे कि निमसेट के अलावा एमसीटी और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे जा सकते हैं अपना एमसीए करने के लिए नाइटीज़ के अलावा? सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कई बच्चे हर साल ये गलतियां करते हैं, हर साल हम समझाते हैं उनको। सबसे पहले तो निमसेट के अलावा जो मेजर एग्जाम है, सेकंड नंबर पे आता है सीयूईटी, थर्ड नंबर पे आता है एमएएचसीटी एंड फोर्थ नंबर पे जामिया एंड फिफ्थ नंबर पे एग्जाम है वीआईटी। वीआईटी उन्हीं को देना चाहिए जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, बिकॉज वीआईटी के एंट्रेंस पेपर में कम्प्लीटली कंप्यूटर ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो एटलीस्ट ये 4 एग्ज़ाम तो सबको देने ही देने चाहिए। निमसेट के बाद सेकेंड नंबर पे सीयूईटी आता है। कई बच्चे जैसे निमसेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं बिकॉज 60% क्राइटेरिया होता है, तो सीयूईटी और एमएचसीटी उनके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सीयूईटी के अंडर में, एमएचसीटी के अंडर में बहुत अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। जामिया दिल्ली का कॉलेज है, वहाँ भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेटर है। तो एटलीस्ट ये 4 फॉर्म अगर आप सिंसियरली एमसीए करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट ये 4 फॉर्म भरने ही भरने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई कई केसेस में हम लोगों ने देखा कि बच्चा बहुत तेज़ था, उसकी एक्चुअल में अंडर 10 रैंक आनी थी लिमसेट में, इतना अच्छी प्रिपरेशन थी, लेकिन लास्ट टाइम पे वो बीमार हो गया, उस चक्कर में स्किप हो गया और गलती उसने ये करी कि बाकी कोई भी फॉर्म नहीं भरा। तो ये स्टूडेंट को मैसेज हम बिल्कुल देना चाहते हैं कि एटलीस्ट वो ये फॉर्म 4 फॉर्म ज़रूर भरे। मतलब सर आपका कहना ये है कि निमसेट शुड बी प्लान ए, उसके बाद वी शुड हैव प्लान बी। तो सीओटी पीजी एग्जाम इंटरेस्ट वाले की बात आप कर रहे हैं, तो सर क्या ये सारे पेपर का पैटर्न एक जैसा होता है या कुछ डिफरेंस भी है पैटर्न में? देखिए सर, ऑलमोस्ट सिलेबस, कॉमन सिलेबस सेम रहता है, 80% सिलेबस सेम रहता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्वेश्चन की आस्किंग में डिफरेंस होता है, क्वेश्चन सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे एक निमसेट में मोस्ट मेजर सब्जेक्ट मैथ्स में वेक्टर है, और वेक्टर आपका एमएचसीटी और सीवीटी में नहीं आता है। लाइक एमएचसीटी और सीवीटी का मैथ्स का सिलेबस भी थोड़ा सा कम है, कंप्यूटर में कुछ एडिशनल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे से एग्ज़ाम आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस कोचिंग में वैसे ही कराते हैं, और रेगुलरली मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं उस रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के, तो बच्चों को क्लियर कट आइडिया लग जाता है, उस पैटर्न से वो अवेयर हो जाते हैं और क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक्स कहाँ पे कम आते हैं, कहीं आते हैं, तो वो पढ़ना तो हमें पूरा ही पढ़ना चाहिए। तो ये इस तरह से चीज़ें रहती हैं। फिर मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन के दौरान? सर मेन इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट का ही है। जैसे आप साल भर प्रिपरेशन करते हो, आप एग्ज़ाम ही ना दें, एग्ज़ाम देने ही ना जाए तो क्या मतलब हुआ? तो वही चीज़ होती है, मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। कई बच्चे हैं यहाँ पे भी, इस कोचिंग INPS में भी ज्वाइन करे हुए हैं बहुत टाइम से, लेकिन मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं। तो स्टूडेंट हम ये बताना चाहेंगे, मॉक टेस्ट जो होता है वो नंबर के लिए नहीं होता है। कई बच्चे अपनी ईगो की वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते, फॉल्स ईगो की वजह से, ये नंबर कम आएंगे तो बहुत डिप्रेशन होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। भले ही आपके आउट ऑफ 1000 100 मार्क्स आए, तो बेसिकली मॉक टेस्ट का मतलब है इम्प्रूवमेंट। हमने जो गलती प्रीवियसली करी है वो नेक्स्ट रिपीट ना करें। इसीलिए INPS में हम लोग वीकली पूरे साल भर 2-2 मॉक टेस्ट रखते हैं। इवन सैटरडे को एक मैथ्स का मॉक होता है, संडे को एक कंप्लीट मॉक होता है, निमसेट पैटर्न, MHCT पैटर्न, CVT पैटर्न, और उन दोनों का लाइव डिस्कशन भी रहता है रेगुलर। लाइव डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को हम लोग बताते हैं कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे, अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन नहीं करने चाहिए थे। तो फाइनली हम ये बोलना चाहते हैं सर कि मॉक टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ प्रिपरेशन, एनी वन प्रिपरेशन। तो
अगर मॉक टेस्ट या टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं तो हम पढ़ते भी जा रहे हैं तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल हम अपना एवेल्यूशन नहीं कर रहे हैं कि हमें कितना आ रहा है और कितना हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिली आज, और मुझे लगता है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। कोई फाइनल एडवाइस बच्चों को जो आप देना चाहिए? फाइनल एडवाइस बच्चों के लिए ये है कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी तुरंत, एज ऑफ नाउ, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब वेट बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर अब तुमने ठान कर सोचा है कि कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो कल कभी नहीं आएगा, और तुम्हारे जो 5 महीने बचे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर कोई होप बचेगी भी नहीं। तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को पॉज करो और आज से अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। बच्चों बिल्कुल सही कहा नितिन सर ने, टुमारो नेवर कम्स। तो अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो आज से करिए। एक बड़ी पुरानी सेइंग है जो कहती है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का जो बेस्ट टाइम था वो कल था। टुडे इज़ द सेकंड बेस्ट डे। तो कल आप चूक चुके हैं, आज मत चूकिए। मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे हमेशा आंसर मिलता है एक किताब में, तो उस किताब का नाम है महाभारत। आपको छोटा सा एक महाभारत का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके पास एक बंदा कुछ फरियाद लेकर के आया, कुछ रिक्वेस्ट लेके आया। युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कल आना। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कल आना, भीम जो कि युवराज थे उन्होंने ताली बजा करके हंसना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को लगा ये तो दरबार की मर्यादा का उल्लंघन, और ऐसी हरकत तो कभी भीम करते नहीं हैं। तो उन्होंने भीम से पूछा कि तुमने ये हरकत क्यों करी? तो भीम ने कहा कि मैंने ये हरकत इसलिए करी कि मुझे पता चला कि मेरे भाई ने आज मृत्यु को जीत लिया है। उसने इसलिए ये जान लिया है कि कल तक वो जीवित रहेगा और इस फरियादी की बात को कल सुन सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो भी कुछ करना है आज करना है, कल किसी ने देखा नहीं कल आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कीजिए और 5 महीने की स्ट्रैटेजी जैसा कि सर ने बताई है उसको फॉलो कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है आपके मन में आता है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।